जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एफआईए बहुत ही एक्टिव हुई है उन लोगों के खिलाफ जो फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहे हैं, उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या उनको फेक कॉल्स करके उनसे पैसे बटोर रहे हैं या उनसे हैवी अमाउंट लेके जाली वीज़ा से भगा रहे हैं। कॉल सेंटर्स तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किन कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? कुछ लोगों का ये भी दावा है कि एफआईए या कानून नाफिज करने वाले इदारे हमसे रिश्वत माँगते हैं, जिनके इनकार पर हमारे ऊपर रेड किया जाता है। हमें गलत और झूठे मुकदमे में फँसाया जाता है। इस सब में क्या सच्चाई है? क्या वाक़ई एफआईए के जो रेड्स हो रहे हैं, को वो सही हो रहे हैं या वो गलत हो रहे हैं? और अगर आप कॉल सेंटर का काम करते हैं या आपने एजेंसी बना रखी है या आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ देते हैं या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की सर्विसेज़ देते हैं या कोई भी ऐसी सर्विस जो आप बैरून मुल्क देकर पैसे कमाते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे लीगल बना सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले एफआईए ने क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेड्स हुए, जिनमें गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई दीगर शहरों में रेड किए और कई ऐसे गैर कानूनी कारोबार जो लोग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया, जिनमें स्पेशली जो वर्ड बोला जाता है, वो कॉल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हालिया जो रेड हुआ है, उसमें कॉल सेंटर के ऊपर उन्होंने रेड किया है, जो कि 12 मार्च को F11 सेक्टर में हुआ था। कहा यह जाता है कि इसमें पाकिस्तानियों के साथ-साथ गैर मुल्की बाशिंदे भी शामिल हैं, जिसमें कहा जाता है कि चाइनीज़ जो पर्सन्स हैं, वो इसके ओनर थे। तकरीबन 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बैरूनी ममालिक के लोग भी शामिल थे। क्या कर रहे थे वो वहाँ पे और किन-किन तरीकों के ज़रिए फ्रॉड कर रहे थे अवाम के साथ, वो देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे थे वो था इंटरनेशनल स्कैम कॉल्स, जिसमें वो यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट के लोगों को टारगेट करते थे और उन्हें फेक कॉल्स करते थे किसी भी कंपनी का नुमाइंदा बन के। और कंपनी भी कोई छोटी-मोटी नहीं, किसी वेल रेप्यूटेड कंपनी का नुमाइंदा बन के कॉल करते थे और इस बहाने उनसे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हासिल करते थे। दूसरा तरीका उनका फेक टेक सपोर्ट का था। इसके ज़रिए वो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी बड़ी टेक कंपनी का नुमाइंदा बन के उनको कॉल करते थे और उनको बताते थे कि आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो इस तरीका के ज़रिए वो उनके मोबाइल या लैपटॉप में टीम व्यूअर या एनी डेस्क के सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट हो जाते थे और जिसके बाद वो उनकी इन्फॉर्मेशंस, उनके बैंक कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा जो पर्सनल डाटा होता है, वो चोरी कर लेते थे। तीसरा जो तरीका था वो इन्वेस्टमेंट स्कैम का था, जिसमें वो फेक इन्वेस्टमेंट या फेक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उनसे पैसे लेते थे और उनको ये लालच देते थे कि आप थोड़ी-सी अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी अमाउंट कमा सकते हैं। और जब वो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे, उनके बाद वो उनको ब्लॉक करते थे। नेक्स्ट जो फ्रॉड था वो था लॉटरी और प्राइज़ स्कीम। इसके ज़रिए वो मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ता करके उनको कहते थे कि आपने लॉटरी में इनाम हासिल कर लिया है और अगर आप अपना इनाम हासिल करना चाहते हैं, तो इसकी ये फ़ीस है, ये आप हमें भेज दें ताकि हम आपका इनाम आप तक पहुँचा सकें। और वो फ़ीस वो जो लेते थे वो कुरियर सर्विस की हासिल करते थे और मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजने के लिए, क्योंकि कुरियर सर्विस की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस तरह काफ़ी अमाउंट उनको बच जाती थी। नेक्स्ट वो फ्रॉड कर रहे थे बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड वगैरह का। इस तरीका के ज़रिए वो उन लोगों को टारगेट करते थे जिनका क्रेडिट कार्ड बना हुआ था और उनको ये कहते थे कि हम बैंक की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपके कार्ड में कोई एरर आया है जिसको हमने क्लीन करना है। तो हम आपको ओटीपी सेंड करेंगे, वो आप ओटीपी हमें बताइएगा, जिसके थ्रू फिर हम आपका कार्ड ठीक करेंगे। अगर आपको या मुझे इस चीज़ का इल्म है कि किसी को अपना ओटीपी नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको पता हो। कई मासूम लोग और सीधे-साधे वो लोग होते हैं जिनको इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती या वो झांसे में आ जाते हैं, वो समझ बैठते हैं कि ये वाक़ई बैंक की तरफ से थे, तो वो ओटीपी दे बैठते हैं। जो ओटीपी मिलने के बाद उनके अकाउंट में एक्सेस मिल जाती है या वो ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो फ्रॉड वो करते थे वो ऑनलाइन डेटिंग या रोमांस स्कैम। कुछ लोग फेक प्रोफाइल बना के लोगों से दोस्तियाँ करते थे और जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था तो फिर कोई इमरजेंसी बना के उनसे पैसे ले लेते थे और जैसे ही पैसे मिलते थे उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया जाता था, यानी कि ब्लॉक कर देते थे। ये वो तरीक़ाकार हैं जो एफआईए या कानून नाफिज करने वाले इदारे या मुख्तलिफ मीडिया के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इन तरीक़ों के ज़रिए ये जुराइम हो रहे थे और जिन लोगों के साथ ये जुर्म हुआ है, उन लोगों ने भी इनको रिपोर्ट किया है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब एफआईए ने रेड किया और रेड करने के बाद जब वहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद एफआईए चली गई वापस।
गिरफ्तारियाँ करके बंदों की, तो बाद में फिर हमारी जो आवाम है वो आ गए वहाँ पे, उन्होंने फिर अपना रेड किया, यानी कि उन्होंने वहाँ पे लूट मार शुरू कर दी। और वहाँ पे जितने भी सिस्टम्स थे, कंप्यूटर, चेयर, टेबल्स, फर्नीचर, यहाँ तक कि उनके बर्तन भी, कुछ नहीं छोड़ा अवाम ने। और इससे भी बड़ी बात ये है जो कि काबिल अफ़सोस है कि ये सब रमज़ान के महीने में हुआ है, और ये इसका इंटरनेशनली बहुत बैड इमेज गया है पाकिस्तानियों का, स्पेशली जो मुसलमान हैं। इस बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूँगा कि कैसे वहाँ पे लोग लूट-मार करके सारा सामान लेके जा रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे एफआईए ने रेड किया और गिरफ्तार करें, एफआईए तो वहाँ से जा चुकी थी, वो उनकी तो वीडियो ही नहीं है। तो ये अवाम है जो वहाँ से चीज़ें लेके जा रही है। अच्छा, अब मैं आपसे बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ, वो ये कि एफआईए के टारगेट पे अभी बहुत सारी ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, और इसके अलावा अभी फ़िलहाल उन्होंने जो रेड्स किए हैं जिसमें लाहौर से कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जो उनके टारगेट पे हैं, जो उनकी हिट लिस्ट पे हैं, जिनको उन्होंने नेक्स्ट रेड करना है। तो अब ये आपके लिए ये चीज़ ये समझना ज़रूरी है, अगर आप कोई चीज़, सर्विस सेल कर रहे हैं फ़ॉरेनर्स को, लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, या आपने एजेंसी बना रखी है जिसके थ्रू आप अपनी टीम से काम करवा के बैरून मुल्क लोगों को सर्विसेज़ देते हैं। तो कहीं आप ना इस मुश्किल में फँस जाएँ, कहीं आपके खिलाफ़ ना ये रेड हो जाए, कहीं एफआईए ये ना समझ ले कि आप भी फ्रॉड कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि वो लोग, वो फ्रीलांसर्स, वो बिज़नेसेस, वो सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करने वाले जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, वो तमाम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और उन तमाम के खिलाफ़ एफआईए कार्रवाई करेगी। तो अगर आपका ताल्लुक इस किसी भी प्रोफ़ेशन से है, तो आप अपने आप को कैसे सेव रख सकते हैं? अपने आप को इस मुश्किल परेशानी से कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए कुछ इक़दामात हैं जो आपने हर हाल में करने हैं। सबसे पहला काम ये कि आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना है। बिज़नेस को कैसे रजिस्टर करवाते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे भी दे दूँगा, और इसकी सर्विसेज़ हासिल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। अपने बिज़नेस को आपने एससीसीपी और एफपीआर में रजिस्टर करवाना है। सेकंड चीज़ आपने ये करनी है कि अपने बिज़नेस की टैक्स रिटर्न्स और एनटीएन सर्टिफ़िकेट हासिल करना है। इसके अलावा आपकी जो बैंक ट्रांज़ैक्शंस है, बैंक अकाउंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड अपने पास सेव रखना है, और बैंक अकाउंट अपना ज़ाती नहीं, बिज़नेस के नेम का। ये जब आपका बिज़नेस रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद आप अपने बिज़नेस के नाम का बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और जो भी क्लाइंट्स को आप सर्विसेज़ देते हैं, उनको इनवॉइस लाज़मी दें, और उस इनवॉइस का भी रिकॉर्ड रखें अपने पास। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग नहीं करते कि अपने क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखें। क्लाइंट्स का ईमेल, क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर अपने पास रखें, ताकि एफआईए या कोई भी इदारा आपसे डिमांड करता है कि आप क्या सर्विसेज़ सेल करते हैं और किसको करते हैं, क्या सर्विसेज़ सेल करते हैं, ये तो आपका बिज़नेस जब रजिस्टर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास एज़ अ प्रूफ आ जाएगा। लेकिन किसको सर्विसेज़ सेल करते हैं, ये चीज़ें आप तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब आपके पास क्लाइंट का डाटा होगा। क्योंकि एफआईए फिर इसको, इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कि वाक़ई आप उनको सर्विसेज़ देते हैं, एफआईए उनको भी राब्ता करती है, उनसे पूछती है कि आप इनसे सर्विसेज़ लेते रहे हैं या नहीं, और आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किए हैं इन्होंने। नेक्स्ट, उन लोगों के लिए जो एजेंसी चला रहे हैं, अगर तो वो आउटसोर्स कर रहे हैं, फ्रीलांसर से सर्विसेज़ हासिल करके दे रहे हैं, तो फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने किसी बिल्डिंग में अपने मुलाज़मीन को इकट्ठा करके उनसे सर्विसेज़ लेनी होती है, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लाज़मी लगवाएँ, ताकि कोई भी अगर इल्लीगल एक्ट होता है, वहाँ पे इल्लीगल रेड होता है, तो उसका प्रूफ़ आपके पास हो। मज़ीद मालूमात के लिए और सर्विसेज़ हासिल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान में कारोबार को रजिस्टर कैसे करते हैं, इस तमाम इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए इस वीडियो को लाज़मी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।